गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। और आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियरविल ऐप पर। रोहित, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ओके हूं, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि मेरी जो ऑडियो वीडियो है वो दोनों क्लियर हैं। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं। एक बार जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं। अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा और साथ ही साथ मेरी बातें भी आप लोगों के कानों तक बहुत अच्छे से पहुंच पा रही होगी। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलेगा। एक बार मेरे को लास्ट पॉइंट और बताइएगा प्यारे बच्चों की पिछली क्लास में हमने गुरुग्राम जिला जो पढ़ रहे थे उसका लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोहित बोल रहा है कि सर दादरी की जो स्थापना की तारीख है वो 16 नवंबर 2016 है। मेरे भाई एचएसएससी ने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था और वहां 16 नवंबर 2016 माना गया था, है ना। लेकिन उसके बाद वाले पेपर आपने नहीं पढ़े होंगे। दिसंबर 2019 के अंदर प्यारे बच्चों एग्जाम हुआ आईटीआई इंस्ट्रक्टर का और साथ के साथ आपका क्लर्क का एग्जाम भी हुआ 2019 के अंदर, है ना। उस क्लर्क के एग्जाम में भी आप देखोगे कि 5 पेपर जो क्लर्क के हुए थे उनमें एक पेपर के अंदर आपको नजर आएगा 1 दिसंबर 2016 और 1 दिसंबर 2016 ही प्यारे बच्चों एक्यूरेट डेट है। ध्यान रखेंगे चरखी दादरी की एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की एक जिले के रूप में, ठीक है। ओके, जवाहर नवोदय विद्यालय मैंने बताया था, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का जब भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों वो या तो मेरे से क्लियर कीजिएगा या दीपक सर से क्लियर कीजिएगा, है ना। हाँ, तो कोई भी डाउट आपका आता है क्योंकि जिस हरियाणा जीके को आप पढ़ रहे हो इस हरियाणा जीके के अंदर बहुत सारे एरर हैं बच्चों। एरर हरियाणा जीके में नहीं बल्कि हरियाणा जीके जो लोग पढ़ा रहे हैं या साथ के साथ मैं बात करूं जो बुक्स हैं मार्केट के अंदर उसके अंदर बहुत सारे एरर हैं। ध्यान रखेंगे। तो एक एक चीज को हमें अच्छे तरीके से अपने डाउट क्लियर करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपका हो जिसके ऊपर डाउट हो वो बेझिझक प्यारे बच्चों आप मेरे से या दीपक सर से आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलेगा बच्चों। शिक्षा हम पढ़ रहे थे, गुरुग्राम जिला अपना चल रहा था और गुरुग्राम जिले में हम शिक्षा पढ़ रहे थे। यहां पर मैं आपको डिफेंस यूनिवर्सिटी पढ़ा चुका था बिनोला गांव गुरुग्राम के अंदर। साथ के साथ हम जवाहर नवोदय विद्यालय भी यहां पढ़ चुके थे बच्चों। और जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो गुरुग्राम की फर्रुख नगर तहसील में ही है। जवाहर नवोदय विद्यालय आप सभी को पता है कि अपने हरियाणा के 22 में से 21 जिलों के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कोई डिफरेंस नहीं है करण छोटे भाई, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखेंगे, बस बोलने का अंतर है। चलेगा। अब हम शिक्षा में बात करेंगे संस्थान की, इंस्टीट्यूट की बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं गुरुग्राम के अंदर। बच्चों इंस्टीट्यूट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहां पर SCERT एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। SCERT सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद। तो
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एससीईआरटी का मुख्यालय हरियाणा के कौन से शहर में है या कौन से जिले में है। आंसर होना चाहिए गुरुग्राम। एससीईआरटी क्या है? एससीईआरटी अपने हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक सेगमेंट है जो प्यारे बच्चों काउंसिल करवाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, देखिएगा आप लोगों ने जेबीटी की होगी, जिसे हम डीएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं। तो डीएड जब आपने की होगी तो प्यारे बच्चों करने से पहले आप लोगों को कॉलेज भी मिले होंगे कि कौन से कॉलेज के अंदर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपके पास परसेंटेज या नंबर के आधार पर बच्चों जो काउंसिल करवाने का काम किया था वो किसने किया था? एससीईआरटी ने। एससीईआरटी जो करता है वो अपने हरियाणा के अंदर काउंसलिंग करवाने का काम करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इस विभाग को बोलते हैं स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, हिंदी में बोलेंगे राज्य शिक्षण व अनुसंधान परिषद। बात करें प्यारे बच्चों कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1979, 1979 के अंदर। 1979, 1979 के अंदर बच्चों इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, चलेगा। एससीईआरटी के बाद हम बात करेंगे दूसरा जो इंस्टीट्यूट है यहां, वो है हिप्पा। हिप्पा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखेंगे। हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों? हरियाणा लोक, हिंदी इंग्लिश दोनों का पता होना चाहिए यहां पे आपको, है ना। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। बात आपसे पूछेगा कि हिप्पा का मुख्यालय कहां है, तब भी आपको गुरुग्राम बोलना है, और जब इसका आपसे स्थापना पूछ ली जाए आंसर होगा 1983, 1983। ठीक है, चलेगा। हिप्पा के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है एचआरईसी। देखिएगा ये सारी की सारी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। आपसे एग्जामिनर आजकल फुल फॉर्म भी पूछता है, एचएसएससी के अंदर आजकल 1-2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछ ही लेता है ना। तो एचआरईसी की फुल फॉर्म क्या होगी बताओ जल्दी से। एचआरईसी की फुल फॉर्म होगी हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इसे हम बोलेंगे एचआरईसी। बच्चों इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हिप्पा के 4 साल बाद की गई थी। देखिएगा कितनी आसानी से हम चीजों को याद रख सकते हैं। यदि हम पढ़ाई को एक तरीके से पढ़ें तो पढ़ाई बहुत आसान है। एससीईआरटी की स्थापना 1979 में, हिप्पा की स्थापना एससीईआरटी के 4 साल बाद 1983 के अंदर, हिप्पा की बाद बच्चों एचआरईसी की स्थापना हिप्पा के 4 साल बाद 1987 में। एचआरईसी क्या काम करता है? हरियाणा रोडवेज तो आप सभी जानते ही हैं, और हरियाणा रोडवेज की बस में भी आप बैठे होंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो नीले कलर की कितनी प्यारी सी अपनी हरियाणा रोडवेज की बस है जो आपको सड़कों के ऊपर बिल्कुल तेज रफ्तार में दौड़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, जो आपका सफर बड़ा सुहाना बनाने का काम करती है वो एक ही है प्यारे बच्चों, जमीन पे चलने वाली हरियाणा रोडवेज की बस। ठीक है, हाँ, हरियाणा रोडवेज की बस में यदि आप बैठे होंगे और बैठने के बाद यदि आपने आगे वाली सीट के ऊपर देखा होगा तो बच्चों आगे वाली सीट के पीछे जो होता है प्लास्टिक का कवर, उस प्लास्टिक के कवर के ठीक पीछे ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है एचआरईसी, एचआरईसी। तो एचआरईसी का मतलब क्या है? देखिएगा अपने हरियाणा रोडवेज की जो बस है प्यारे बच्चों वो अशोक लीलैंड कंपनी की है जो चेन्नई के अंदर है। अशोक लीलैंड कंपनी की है जो चेन्नई के अंदर है, ध्यान रखेंगे। तो अशोक लीलैंड कंपनी की अपनी जो बस है जो आज अपने सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई नजर आती है, ऐसी बस प्यारे बच्चों अशोक लीलैंड कंपनी के द्वारा नहीं दी जाती है। अशोक लीलैंड कंपनी के द्वारा तो बच्चों एक इंजन, 4 टायर और ऊपर एक कैबिन बना के दे दिया जाता है जिसके अंदर प्यारे बच्चों ड्राइवर बैठ के वहां से इस सारी की सारी
सेगमेंट को कहां लेके आता है, गुरुग्राम में लेके आता है। और फिर प्यारे बच्चों उन 4 टायरों के ऊपर का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो तैयार करने का काम कौन करता है, एचआरईसी करता है। उस ढांचे के अंदर जितनी भी सीटें जबरदस्त तरीके से लगाई गई हैं प्यारे बच्चों, जो कंफर्टेबल सीटें हैं अपनी रोडवेज की बसों की, वो कौन लगाता है, एचआरईसी लगाता है। तो अपने हरियाणा रोडवेज का जो लुक आपको सड़कों के ऊपर दौड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा लुक देने का काम हरियाणा का कौन सा डिपार्टमेंट करता है, एचआरईसी करता है। इंजीनियर का मतलब आप समझते ही हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हरियाणा रोडवेज की बसों को तैयार करने का काम करते हैं यहां पे रहने वाले इंजीनियर, और ये जिस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एचआरईसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एचआरईसी बोलेंगे, ठीक है, एचआरईसी हम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। एचआरईसी के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा पढ़ोगे आप, IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। पेट्रोलियम मैनेजमेंट ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, तो भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान इसे हम हिंदी में बोलेंगे, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान बच्चों हम इसे बोलेंगे, है ना। IIPM कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम में है। बात करें बच्चों इसकी स्थापना कब की गई थी, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों कि IIPM कहां है, आंसर होना चाहिए गुरुग्राम है। जो लेट से जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार, सभी को जय हिंद, और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। IIPM के बाद हम बात करेंगे NBRC। NBRC की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। हिंदी में क्या बोलोगे, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो दिमाग के ऊपर रिसर्च का काम कहां किया जाता है, कहां किया जाता है बच्चों, यहां अपने हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर के अंतर्गत आने वाला एक गांव नैनवाल, कौन सा गांव, नैनवाल। गांव का नाम ध्यान रखना है बच्चों, नैनवाल गांव, मानेसर। और मानेसर किसके अंतर्गत आता है, गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। गुरुग्राम ऐसा जिला बन चुका है 22 में से जहां पर कितने नगर निगम है, 2 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला जहां 2 नगर निगम है, तो आंसर होना चाहिए गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम खुद में एक नगर निगम है और साथ ही साथ मानेसर को प्यारे बच्चों नया नया नगर निगम हरियाणा के अंदर बनाया गया है, ठीक है। बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं आशीष भाई, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस बैच की डिमांड आ रही है तो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बैच आगे बढ़ने दो ताकि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं थ्योरी उनकी भी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। बिल्कुल, प्रैक्टिस जब हम बैच लेके आएंगे आप लोगों के लिए तो वहां पर आपको फिर रिविजन करनी है बस, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हमें उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है जिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अंदर हर बार हम पेपर के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। थ्योरी तो देखिएगा सभी पढ़ते हैं, ये बुक्स के अंदर भी लिखी गई होंगी, ध्यान रखेंगे। ये प्यारे बच्चों आपको बहुत सारी जगह भी मिल जाएंगी, हालांकि सारी बातें नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये सारी बातें नहीं मिलेंगी क्योंकि ये टीचर की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर पा रहा है। और जो बच्चा एक मेहनती टीचर के साथ जुड़ता है समझिएगा कि उसी बच्चे के अंदर क्या आएगा, निखार आएगा, है ना। और कैरियरविल टीम जो पूरी की पूरी टीचर्स की टीम है प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त मेहनत आप लोगों के लिए करती है, ठीक है। और नया नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती है, बहुत अच्छे से वो मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। बाकी जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं कैरियरविल ऐप से, उनको जोड़ें आप, ठीक है। अब देखिएगा
प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि किस प्रकार की लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी पेपर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन तो थ्योरी से ही आएगा, लेकिन फिर भी बच्चा आंसर क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है प्यारे बच्चों वो खतरनाक होती है। आंसर कभी खतरनाक नहीं होता, खतरनाक क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। एक शब्द ऐसा घुसा देगा एग्जामिनर उस क्वेश्चन के अंदर कि बच्चे का दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। शब्द मुश्किल हो सकते हैं बच्चों, पढ़ाई मुश्किल नहीं हो सकती, ध्यान रख लेना, ठीक है। उन शब्दों को हम आसान बना लेंगे तो पढ़ाई अपने आप क्या होती जाएगी, आसान होती जाएगी। तो पढ़ाई आसान है, शब्द मुश्किल हो सकते हैं, अपने समझने का तरीका, अपने पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ध्यान रखेंगे ना। हाँ, तो आपको पढ़ाई को कभी भी माइंड में ये नहीं लेके आना है कि पढ़ाई मुश्किल है। पढ़ाई मुश्किल होती तो इतने बड़े बड़े विद्वान दुनिया के अंदर नहीं हो पाते, ध्यान रखेंगे ना। तो इसका मतलब उन विद्वानों ने शब्दों को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्यारे बच्चों आसान बनाया है, और एक अलग तरीके से वो पढ़े होंगे जिसके चलते पढ़ाई के प्रति उनका इतना प्यार आया है ना। तो आप लोगों का भी प्यार ऐसे ही आएगा पढ़ाई के प्रति, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिएगा, तो गांव का नाम ध्यान रखना है। जहां पर भी मैं गांव के नाम लिखवाऊं तो गांव के नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। जहां मैं गांव का नाम ना लिखवाऊं तो चाहे फिर आप वहां जिला या शहर याद रख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इसकी स्थापना की बात आती है, स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कौन से इंस्टीट्यूट की स्थापना को सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे याद करने में बच्चों? जो हरियाणा के अंदर प्रोजेक्ट होंगे नेशनल या सेंट्रल, नेशनल या सेंट्रल, जितने भी प्रोजेक्ट के आगे बच्चों राष्ट्रीय या केंद्रीय वर्ड जुड़ा होगा उसकी स्थापना आपको बिल्कुल याद रखनी ही रखनी पड़ेगी 1997 1997 के अंदर, ठीक है, 1997 के अंदर। इतनी सी बातें ध्यान रखोगे, चलिएगा। सर हिप्पा का हेड ऑफिस, गुड़िया हिप्पा का जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम में ही होगा। ये जितनी भी बातें मैं लिखवा रहा हूं ये गुरुग्राम में ही तो लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो एससीईआरटी का हेडक्वार्टर, हिप्पा का हेडक्वार्टर, एचआरईसी का हेडक्वार्टर कहां होगा? ये सीधी सी बात है कि गुरुग्राम में होगा। चलेगा, एक और मैं यहां पे आपको सेंटर लिखवा रहा हूं, और वो सेंटर क्या है, वो है एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। तो नेक्स्ट एक और सेंटर हम पढ़ेंगे यहां, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। एनएसजी कमांडो तो आपने सुने होंगे, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं। जितने अपने भारत के अंदर वीवीआईपी कल्चर है, ध्यान रखेंगे, जितना भी अपने भारत के अंदर वीवीआईपी कल्चर है बच्चों, उन वीआईपी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम जो यूनिट करती है उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एनएसजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएसजी, ठीक है। आशीष सर सिलेबस जल्दी हो जाए, सिलेबस तो प्यारे बच्चों जल्दी ही होगा, ठीक है। सिलेबस मैं बार बार चिल्लाता रहता हूं कि सिलेबस दो टाइप का होता है। एक सिलेबस होता है कि तुम पढ़ के गए और वहां से कुछ ना मिला, ठीक है। एक सिलेबस वो होता है कि तुम पढ़ के गए और वहां से सारे के सारे क्वेश्चन मिले, है ना। तो सिलेबस दो तरीके का होता है। बच्चे का जो माइंड होता है वो ये होता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस करवा दिया जाए और सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाए। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को, अच्छे तरीके से चीजों को कवर करना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से चीजों को कवर करके जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये कोई टेबलेट थोड़ी है सिलेबस की कि लो भाई आशीष, ठीक है, ये टेबलेट लो और आपका सिलेबस हो गया, है ना। सिलेबस तो प्यारे बच्चों पढ़ाई के अकॉर्डिंग होगा। चलिएगा, नेक्स्ट लिखेंगे एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है प्यारे बच्चों? आपसे पूछ लिया जाए तो एनएसजी कमांडो जो ट्रेनिंग सेंटर है बच्चों, ये मानेसर के अंदर है। मानेसर, मानेसर गुरुग्राम, मानेसर गुरुग्राम, ठीक है। एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इन्हें हम हिंदी में बोलेंगे। बच्चों आप सभी को पता होगा कि 1984 के अंदर अपनी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, है ना। बच्चों इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद
भारत के वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक यूनिट का गठन किया गया था, उसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एनएसजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएसजी बोलते हैं। ठीक है, एनएसजी बोलते हैं, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, है ना। इनके द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है वहां एक ऑपरेशन चलाया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। ठीक है, बताइएगा उसे हम क्या बोलते हैं? अबे गुंजन क्या हुआ? ठीक है, हाँ, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? मानेसर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनएसजी कमांडो का जो हेड ऑफिस है बच्चों वो मानेसर के अंदर नहीं है, ध्यान रखेंगे। एनएसजी कमांडो या एनएसजी यूनिट का जो हेड ऑफिस है वो तो दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है। लेकिन एनएसजी कमांडो को, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में हर वक्त वो तैनात रहते हैं, उनको ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाती है? अपने हरियाणा में करवाई जाती है। कहाँ करवाई जाती है? अपने हरियाणा में, बिल्कुल। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल दिल्ली के पालम में है, क्योंकि एक मेरा दोस्त एनएसजी कमांडो आप लोगों के साथ प्यारे बच्चों क्लास देख रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो एनएसजी कमांडो भी अपनी क्लास में जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो उसी ने बताया है कि सर मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पानेसर के अंदर है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे पेपर के अंदर पूछा भी जाएगा आगे, और पहले पूछा भी गया है, किताबों के अंदर भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ नजर आएगा कि ये पालम विहार दिल्ली के अंदर है। ये कहाँ है? पालम विहार दिल्ली के अंदर है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े फिर बच्चों, ये आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पे याद रखने हैं, है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं कहाँ? मंदिरों के अंदर। गुरुग्राम के मंदिर पढ़ेंगे, मंदिर यानी कि टेम्पल्स हम पढ़ेंगे। मंदिर क्या होता है? वो घर, वो दीवार जो अपने मन के साथ अटैच हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? मंदिर बोलेंगे ना। जहां भगवान बैठे होते हैं वही मंदिर नहीं होता। मंदिर का मतलब होता है कि वो घर, वो दीवार जो अपने मन के साथ क्या हो जाए? अटैच हो जाए। बच्चों आपने अपने घर के अंदर किसी ना किसी एक कमरे के अंदर भगवान की मूर्ति रख रखी होगी, ध्यान रखेंगे, और उस कमरे में जाते ही प्यारे बच्चों आपका जो मत्था है वो अपने आप झुक जाता है, आपका सिर अपने आप झुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर बना हुआ वो कमरा आपके मन के साथ अटैच हो चुका है। अब प्यारे बच्चों वो भगवान की मूर्तियां उस कमरे से उठा के आप किसी दूसरे कमरे में रख दोगे, तो आप पहले वाले कमरे में जाओगे तो आपका मत्था नहीं झुकेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों वो दीवार, वो कोना आपके घर का आपके मन से निकल चुका है। फिर आपके मन के साथ कोई दूसरा कोना जहां पर आपने भगवान की मूर्तियां रख रखी होगी वो अटैच हो चुका है। तो मंदिर की भी एक डेफिनेशन होती है, एक परिभाषा होती है, और मंदिर की डेफिनेशन जो मैंने बताई वो होती है कि वो घर, वो दीवार प्यारे बच्चों जो आपके मन के साथ अटैच हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? मंदिर बोलते हैं। जिस प्रकार से जिन स्कूलों के अंदर आप पढ़े होंगे वो स्कूल प्यारे बच्चों आज भी आप लोगों के दिल और दिमाग के अंदर बैठा होगा, आपके मन के साथ अटैच होगा, इसीलिए उसे हम विद्या का मंदिर बोलते हैं, शिक्षा का मंदिर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मंदिर सबसे पहले कौन सा पढ़ोगे? यहां सबसे बड़ा मंदिर है प्यारे बच्चों, यहां शीतला माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? शीतला माता मंदिर है। ठीक है बच्चों, ये जो शीतला माता है ये कौन है? तो इनका परिचय आपको ध्यान रखना है। ये गुरु द्रोणा की पत्नी है। गुरु द्रोणाचार्य जिन्हें भारत के अंदर सबसे बड़े गुरु का दर्जा दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर प्यारे बच्चों सबसे बड़ा सम्मान गुरुओं के लिए है। कौन से गुरुओं के लिए? खेल क्षेत्र के अंदर जो आपके गुरु होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से भी प्यारे बच्चों जानते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य की ये क्या है? पत्नी है। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु द्रोणाचार्य की ये पत्नी है शीतला माता, और शीतला माता के कई नाम है बच्चों। शीतला माता का जो एक नाम है वो आपको ध्यान रखना है, ललिता है। शीतला माता को किस नाम से जाना जाता है? ललिता के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता को प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कृपी भी कहा जाता है। कृपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कृपाचार्य की बहन थी, और कृपाचार्य की बहन होने के कारण इसे क्या बोला गया? कृपी बोला गया। लेकिन बच्चों जिस आश्रम के अंदर गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का काम करते थे, तो कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी ललिता यानी कि शीतला यानी कि कृपी को बड़ी माता का दर्जा देते थे। यानी कि कुंती से भी बड़ा दर्जा वो किसे देते थे? माता शीतला को देते थे। और कौरव और पांडवों के द्वारा इन्हें पुकारा जाता था बड़ी माता। कौन सी माता? बड़ी माता। बड़ी माता। ठीक है बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता है? चेचक की देवी भी कहा जाता है।
चेचक की देवी भी कौन सी माता को कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। जब अपने शरीर के ऊपर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं तो गांव के जो लोग हैं प्यारे बच्चों, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आपके शरीर के ऊपर बड़ी माता निकल आई है। ठीक है, जब छोटे छोटे दाने निकलते हैं तो बोलते हैं छोटी माता निकल आई है। तो बच्चों फिर वो अपने घर वाले हमें क्या सलाह देते हैं? वो बोलते हैं कि आपको थोड़ी सी दोग पूजा करनी पड़ेगी, है ना। और दोग पूजा जब हम करते हैं तो जिस माता के सामने प्यारे बच्चों हम मत्था टेकते हैं वो कौन सी माता होती है? वो शीतला माता होती है। और जिस दिन से आपने मत्था टेका उसी दिन से प्यारे बच्चों आपके जो दाने हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब एक ही है कि जब अपने शरीर के ऊपर बड़े बड़े दाने निकल आते होंगे तो कोई ना कोई माता हमसे नाराज होती होगी। तो वो कौन सी माता नाराज होती है? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता नाराज होती है प्यारे बच्चों। और जब उनको हम याद कर लेते हैं, उनको खुश कर लेते हैं, तो बच्चों धीरे धीरे अपने शरीर से वो दाने गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। शहर के लोग इसे चेचक या चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। चेचक या चिकन पॉक्स के नाम से बच्चों इसे जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम चेचक की देवी बोलते हैं। तो चेचक रोग के जो रोगी होंगे वो अपने इलाज के लिए बच्चों कौन से मंदिर या कौन से मेले में जाएंगे? शीतला माता मंदिर के अंदर या शीतला माता मेले के अंदर। ठीक है, चलिएगा शीतला माता मंदिर के बारे में हम और बातें करते हैं कि शीतला माता जो मंदिर है इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण बहुत पहले ही किया जा चुका था प्यारे बच्चों। ठीक है, महाभारत युद्ध के बाद का जो समय शुरू होता है उसी समय इस शीतला माता मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया था। और लेकिन आज का जो शीतला माता मंदिर हम गुरुग्राम में देखते हैं, ऐसा मंदिर बच्चों उस समय नहीं बनाया गया था। ऐसा मंदिर तो बहुत बाद में बनाया गया है। तो ये एक प्राचीन मंदिर है और छोटा सा ये मंदिर बना हुआ था। बताया जाता है कि भरतपुर राजस्थान के एक राजा हुए जिनका नाम है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह एक बार इस रास्ते से जा रहे होते हैं जिस रास्ते पे ये माता का छोटा सा मंदिर बना हुआ था। तो जवाहर सिंह ने देखा कि माता का जो दर्जा है वो तो बहुत बड़ा दर्जा था, लेकिन माता के सम्मान में मंदिर तो बहुत छोटा सा है। तो जवाहर सिंह इस मंदिर के पास आते हैं जो छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर के आगे मत्था टेकते हैं और बोलते हैं माता जी आप मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आपका जो दर्जा है उस दर्जे के मुताबिक ये आपका मंदिर बहुत छोटा है। आपका बहुत बड़ा भव्य मंदिर होना चाहिए, आपकी प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी रही हैं। क्या रही हैं? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी रही हैं। और गुरु द्रोणाचार्य से बड़ा गुरु आज तक भारत के अंदर नहीं हुआ है। तो बच्चों जवाहर सिंह ने जब मत्था टेका तो बोला कि माता जी आप मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक युद्ध मुसलमानों के साथ आने वाला है। यदि माता मैं आपके आशीर्वाद से वो युद्ध जीत जाता हूं तो यकीन कीजिएगा कि आपकी जो प्रसिद्धि है वो मैं बड़े दूर दूर तक फैला दूंगा। और यहां पर जो आपका एक छोटा सा मंदिर है, इस मंदिर की जगह मैं आपको एक भव्य मंदिर बना के दे दूंगा। बच्चों माता ने शक्ति ट्रांसफर की और राजा जवाहर सिंह जो भरतपुर राजस्थान का राजा था बच्चों वो ये युद्ध जीत जाता है। और इस युद्ध के जीतने के बाद राजा जवाहर सिंह के द्वारा 18वीं सदी के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाया जाता है। उस भव्य मंदिर को बच्चों आज का हम शीतला माता मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतला माता मंदिर बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया? पुनर्निर्माण हम बोल सकते हैं या जीर्णोद्धार बोल सकते हैं। जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि प्यारे बच्चों भव्य रूप देना या टूट फूट के बाद मरम्मत करना। जीर्णोद्धार करवाया 18वीं सदी में। कौन सी सदी के अंदर? 18वीं सदी में भरतपुर। भरतपुर कहां है बच्चों? राजस्थान का जिला है। के राजा जवाहर सिंह द्वारा। ठीक है, राजा जवाहर सिंह के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है ये कौन से पैटर्न के ऊपर आधारित है। पैटर्न आप बोल सकते हो, डिजाइन आप बोल सकते हो, वास्तुकला आप बोल सकते हो। अब जिसने ये मंदिर बनवाया वो भाई साहब भरतपुर राजस्थान का रहने वाला था। तो इस मंदिर के ऊपर जो कलाएं बिखेरी जाएंगी वो कौन सी बिखेरी जाएंगी? वो राजस्थानी ही बिखेरी जाएंगी। जब आदमी राजस्थान का है तो अपनी संस्कृति को वो आगे बढ़ाएगा, अपनी कला को वो आगे बढ़ाएगा। तो इस मंदिर की जो वास्तुकला है, जो पैटर्न है प्यारे बच्चों, वो कौन सी है? राजस्थानी है। ध्यान रखेंगे ये राजस्थानी वास्तुकला पर आधारित है। राजस्थानी वास्तुकला पर ये आधारित है। ठीक है,
बच्चों ये एक बहुत बड़ा मंदिर है अपने हरियाणा के अंदर। शीतला माता का मंदिर बहुत सारे गांवों के अंदर है, आप लोगों के गांव में भी होगा, मेरे गांव में भी होगा, और जितने हरियाणा के बच्चे होंगे सभी के गांव के अंदर ये शीतला माता का मंदिर बना होगा, ठीक है। लेकिन शीतला माता का मंदिर जब आपसे पूछेगा तो आपको आंसर गुरुग्राम देना है, क्योंकि माता शीतला का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि भगवानों के भी तो क्या होते होंगे, हेडक्वार्टर होते होंगे, ठीक है। जो अपने गांव के अंदर है वो तो ब्रांचेज हैं, वो तो शाखाएं हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। माता शीतला का हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए गुरुग्राम। यानी कि जब भी अपने मन के अंदर भगवान हनुमान की मूर्ति आती है तो प्यारे बच्चों अपना दिमाग सालासर चला जाता है या मेहंदीपुर चला जाता है। क्योंकि भगवान हनुमान का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो प्यारे बच्चों कहां पर है, आपको ध्यान रखना है, सालासर या मेहंदीपुर है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही शीतला माता का हेडक्वार्टर कहां है, गुरुग्राम। तो शीतला माता मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके गांव वाला मंदिर नहीं माना जाएगा, आंसर क्या माना जाएगा, गुरुग्राम माना जाएगा। तो सीधी सी बात है बच्चों कि जो आज ये अपने हरियाणा के अंदर माता शीतला का सबसे बड़ा मंदिर है, तो पहले तो मेरे को ये बताइएगा आप कि आपकी नजरों में बड़ा मंदिर कौन सा होता है, जल्दी से बताइएगा बच्चों, आपकी नजरों में बड़ा मंदिर कौन सा होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मंदिर बड़ा कौन सा होता है। जल्दी से आंसर देंगे। जो सबसे पुराना हो, ऐसा तो कोई रीजन नहीं होता बच्चों, है ना। मंदिर बड़ा वो माना जाता है जहां पर श्रद्धालु सबसे बड़ी संख्या में जाते हैं। बच्चों भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान तो सेम पावर का है, एक भगवान है, सेम उसके अंदर शक्ति है, सेम सारे के सारे वो हर आदमी के लिए काम करता है। लेकिन उस भगवान के बीच अंतर किसने पैदा कर रखा है, हम इंसानों ने। बच्चों अपनी नजरों के अंदर बड़ा मंदिर वो होगा, अपनी नजरों के अंदर बड़ा मंदिर वो होगा जहां पर भीड़ भर के जाती होगी, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते होंगे। तो शीतला माता के सम्मान में मत्था टेकने के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु गुरुग्राम में जाते हैं। जब मंदिर बड़ा होता है तो वहां चढ़ावा भी बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा आएगी, और उस चढ़ावे का कभी भी गलत इस्तेमाल ना हो सके बच्चों, ये काम होता है सरकार का। तो राज्य सरकार द्वारा जितने भी राज्य के अंदर बड़े मंदिर बने होते हैं, उन सारे के सारे बड़े मंदिरों को अपने अधीन ले लिया जाता है, ताकि उस मंदिर के अंतर्गत आने वाले चढ़ावे का कभी भी दुरुपयोग ना हो सके। तो बच्चों राज्य सरकार द्वारा उन्हें अपने अधीन लेके एक बोर्ड बना दिया जाता है, जिसे बोल देते हैं श्राइन बोर्ड। क्या बोल देते हैं, श्राइन बोर्ड बोल देते हैं। तो अपने हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो इसके नाम का भी तो क्या बना होगा, श्राइन बोर्ड बना होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, शीतला श्राइन बोर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शीतला श्राइन बोर्ड बोलेंगे, शीतला श्राइन बोर्ड बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। शीतला श्राइन बोर्ड का जो गठन किया गया बच्चों, वो 1991 में किया गया। जो मंदिरों के श्राइन बोर्ड होते हैं उनका अध्यक्ष हमेशा राज्य का सीएम होता है। अध्यक्ष हमेशा क्या होगा, राज्य का सीएम होगा। तो अपने हरियाणा का जो ये शीतला श्राइन बोर्ड है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में आपसे पूछ ले तो जो सीएम है वर्तमान में श्री मनोहर लाल खट्टर जी, प्यारे बच्चों वही क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक कि राज्य सरकार द्वारा बड़े मंदिरों को अधीन लेकर जिस बोर्ड का गठन किया जाता है उसे हम कौन सा बोर्ड बोलेंगे, श्राइन बोर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्राइन बोर्ड बोलेंगे, ठीक है। चलेगा, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, शीतला माता मंदिर। चलेगा, आगे बढ़े फिर। बाकी आगे हम इनके मेले की बात करेंगे। चैत और साठ के महीने में मेला लगेगा बहुत बड़ा शीतला माता के सम्मान में। दूसरा मंदिर बताओ यहाँ पे कौन सा है, दूसरा मंदिर बताओ यहाँ पर कौन सा है बच्चों, जल्दी से आंसर देंगे। दूसरा मंदिर बताओ, गुरुग्राम का दूसरा मंदिर। देखिएगा गुरुग्राम में मंदिर तो बहुत होंगे, लेकिन पेपर में कौन सा पूछा जाएगा बच्चों, मैटर ये करेगा। तो दूसरा मंदिर जो पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान रखना है, भीमकुंड मंदिर। भीमकुंड मंदिर ये पिंचाखेड़ा गांव के अंदर है बच्चों। पिंचाखेड़ा गांव गुरुग्राम के अंदर है भीमकुंड मंदिर, ठीक है। बिल्कुल सुरेश, दिल्ली के अंदर होता था ये शीतला माता मंदिर पहले, ठीक है।
दिल्ली के अंदर होता था ये शीतला माता मंदिर, और दिल्ली के जिस जगह के ऊपर होता था वो केशोपुर गांव था। कौन सा गांव था? केशोपुर गांव था। ठीक है, तो पहले ये दिल्ली के अंदर मंदिर होता था शीतला माता मंदिर, जिसको ट्रांसफर करके लाया गया फिर कहां? गुरुग्राम के अंदर। क्यों लाया गया? ये केशोपुर गांव दिल्ली का गांव है, और जहां तक मैं ठीक हूं तो ये दिल्ली के विकासपुरी का गांव है। ठीक है, दिल्ली के अंदर एक जगह है विकासपुरी, और बच्चों उसी का ये गांव है केशोपुर गांव। तो इस केशोपुर गांव के अंदर ही ये शीतला माता मंदिर होता था। बताया जाता है कि इसी केशोपुर गांव के एक व्यक्ति को सपना आता है रात को, और सपने में उसे माता शीतला दिखाई देती है, और माता शीतला बोलती है कि मैं केशोपुर गांव के अंदर रह के थक चुकी हूं, मेरे को वहां पे लेके चलिएगा जहां पे मेरे पति ने कौरवों और पांडवों को बहुत लंबे समय तक शिक्षित किया है। यानी कि गुरुग्राम प्यारे बच्चों जाने की इच्छा जताई थी किसने? माता शीतला ने, जब वो सपने में आई थी केशोपुर गांव के एक व्यक्ति के। ठीक है बच्चों, उस व्यक्ति ने फिर क्या किया? उस व्यक्ति ने माता की इस मूर्ति को उठा के गुरुग्राम पहुंचाने का काम किया, और एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया गया। ठीक है बच्चों, जिस दिन से माता का ये मंदिर केशोपुर गांव से गुरुग्राम आ जाता है, उसी दिन से गुरुग्राम और केशोपुर गांव के लोगों के बीच एक दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि केशोपुर गांव के लोग बोलते हैं कि शीतला माता का मंदिर यहाँ पे बना हुआ था, तो आप इसे कहां नहीं लेके जा सकते? गुरुग्राम नहीं लेके जा सकते। लेकिन गुरुग्राम के लोगों ने बोला कि माता शीतला आपके गांव में रहना ही नहीं चाहती थी। माता शीतला खुद सपने में आई, और खुद सपने में आई तो उसने बोला कि मैं केशोपुर गांव के अंदर रह के थक चुकी हूं, मेरे को वहां पे लेके चलिएगा जहां पे मेरे पति ने सबसे ज्यादा समय बिताया है, कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का काम किया है। तो बच्चों ये कहां आ जाती है? केशोपुर गांव से माता शीतला गुरुग्राम ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, जब आपस में दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा तो बच्चों बीच में एंट्री मार लेती है बेगम समरू। कौन एंट्री मार लेती है? बेगम समरू। जानते होंगे बेगम समरू, बिल्कुल, एक किराए की सेना चलाती थी, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, बेगम समरू के बारे में। जॉर्ज थॉमस बेगम समरू, ये प्यारे बच्चों समकालीन रहे हैं, ध्यान रखेंगे। बेगम समरू आ जाती है, और बेगम समरू को प्यारे बच्चों जो जगह दी जाती है वो जाड़सा दी जाती है। बेगम समरू को जो अंग्रेजों के द्वारा जगह दी जाती है वो जाड़सा जगह दी जाती है, और बेगम समरू रहने के लिए अपना महल बना लेती है जाड़सा के अंदर, जो गुरुग्राम में है। बताया जाता है कि बेगम समरू के बच्चों को एक बार क्या हो जाता है? चेचक हो जाता है। जब चेचक हो जाता है तो बेगम समरू वैद्य और हकीमों को दिखा दिखा के थक चुकी थी, उसके बच्चों का चेचक ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी ने सलाह दी कि बेगम आप वैसे ही वैद्य हकीमों के चक्रों में पड़ी है, आपके नजदीक माता शीतला का मंदिर बना हुआ है, और वो जो माता है वो चेचक के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि माता ने अपने बच्चों का चेचक खुद ही ठीक किया था, माता किसी वैद्य और हकीम के पास नहीं गई थी। तो बच्चों जब बेगम समरू को पता चला कि माता शीतला ने अपने बच्चों का चेचक ठीक किया था, वो चेचक की देवी है, तो बेगम समरू अपने बच्चों को लेकर शीतला माता मंदिर पहुंच जाती है। और वहां पर प्यारे बच्चों जब बेगम समरू के द्वारा अपने बच्चों को मत्था टिकवाया जाता है तो बेगम समरू के बच्चों का चेचक ठीक हो जाता है। जब चेचक ठीक हो जाता है तो बेगम समरू बड़ी प्रभावित होती है, और जो केशोपुर गांव के लोग प्यारे बच्चों वाद विवाद कर रहे थे गुरुग्राम के लोगों के साथ, तो बेगम समरू के पास ही ये सारा का सारा इलाका होता था, क्योंकि अंग्रेजों ने बेगम समरू को ही ये सारा का सारा इलाका दे रखा था। तो बेगम समरू ने बोला कि ये जो मंदिर है ये कहीं पर नहीं जाएगा, ये मंदिर कहां रहेगा? गुरुग्राम में ही रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम की धरती के ऊपर ही मेरे बच्चों का क्या हुआ है? चेचक ठीक हुआ है। ध्यान रखेंगे ना, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे भाई अब तो समझ चुके होंगे, जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैंने पूरा उधेड़ दिया है क्वेश्चन को, ध्यान रखेंगे, पूरा उधेड़ दिया है। ठीक है हाँ, तो एक दो बच्चे ने पूछा था इसलिए मेरे को उधेड़ना पड़ा, ये गांव गांव तक पहुंचाना पड़ा आपको। तो बेगम समरू की बदौलत प्यारे बच्चों ये विवाद क्या था? सुलझा था, केशोपुर गांव और गुरुग्राम के बीच। ठीक है, गुरुग्राम पहले गांव ही होता था, एक क्या होता था? गांव ही होता था एक। ठीक है, भीमकुंड मंदिर कहां है? पिंचाखेड़ा गांव के अंदर। बच्चों कुंड का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। इस तालाब के आगे किसका नाम है? भीम का नाम है, और बाद में यहां पर एक मंदिर बनवाया गया जिसे क्या बोलेंगे? भीमकुंड मंदिर। बताया जाता है कि इस गांव के अंदर एक तालाब होता था, और इस तालाब के पास ही गुरु जी का आश्रम होता था। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को कुछ समय खेलने का भी दिया करते थे, और कौरव और पांडव जो खेलते थे प्यारे बच्चों वो फुटबॉल से खेलते थे। ठीक है, बिल्कुल उस समय से रोनाल्डो चल रहा है, ध्यान रखेंगे। यानी कि महाभारत काल में कौन सा गेम खेलते थे? वो फुटबॉल
फुटबॉल खेलते थे। बच्चों जब फुटबॉल लुढ़कते लुढ़कते भीम के पास आती थी तो आप सभी को पता है कि भीम सबसे ज्यादा क्या था, पावरफुल था, शक्तिशाली था, बलशाली था। तो भीम के पास जब फुटबॉल आती थी तो उसके तेज किक मारता था और किक मार के प्यारे बच्चों पास के गांव पिंचा खेड़ा के अंदर बने हुए तालाब में उस फुटबॉल को गिराने का काम करता था। ठीक है, जब फुटबॉल को वो गिरा देता था तो वो फुटबॉल कौरवों से निकलवाने का काम करता था। कौरव सारे के सारे बेचारे मिलकर उस फुटबॉल को निकाल के लेके आते थे तालाब से या जोहड़ से। बच्चों फिर दोबारा से भीम के पास आती थी तो भीम दोबारा से किक मार के उसको पहुंचा देता था। तो बार बार ये फुटबॉल जिस गांव के अंदर बने हुए तालाब में पहुंचाई गई थी भीम के द्वारा, उस तालाब को बच्चों प्रसिद्धि मिल जाती है किससे, भीम से। और उसे कहा जाता है कौन सा तालाब, भीमकुंड तालाब या भीमकुंड झील उसे हम बोलते हैं। और वहीं पर बनवा दिया गया एक मंदिर जिसे हम क्या बोलते हैं, भीमकुंड मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीमकुंड मंदिर बोलते हैं। समझ चुके हो बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, चलेगा। भीमकुंड मंदिर के बाद जो तीसरा मंदिर है प्यारे बच्चों, वो मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है, एकलव्य मंदिर। कौन सा मंदिर है, एकलव्य मंदिर है। एकलव्य मंदिर कहां है बच्चों, एकलव्य मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, खांडसा गांव के अंदर है। कहां है, खांडसा गांव के अंदर है। और खांडसा गांव कहां है बताइएगा, बिल्कुल गुरुग्राम का गांव है प्यारे बच्चों ये। और कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। एक एकलव्य स्टेडियम है, एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर है। ठीक है, जहां अमित शाह भी आए थे पीछे। हाँ, एकलव्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो खांडसा गांव है। और ये भारत में बच्चों एकलव्य के नाम से एकमात्र मंदिर है। भारत में इस नाम से एकमात्र मंदिर है। भारत में इस नाम से ये क्या है, एकमात्र मंदिर है बच्चों। ठीक है, देखिएगा एकलव्य कोई भगवान थोड़ी थे जिनके नाम का मंदिर बनवा दिया गया। लेकिन प्यारे बच्चों जब एकलव्य की कहानी सुनी कहां के लोगों ने, खांडसा गांव के लोगों ने, तो उन्होंने एकलव्य को भगवान से कम भी नहीं माना। बच्चों क्या वो कहानी थी, आप सभी जानते हैं कि एकलव्य किसका शिष्य था, जल्दी से बताइएगा, आंसर दीजिएगा मेरे को कि एकलव्य किसका शिष्य था। जल्दी से आंसर देंगे कि एकलव्य किसका शिष्य था। द्रोणाचार्य का शिष्य था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं थी। एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य अपना गुरु मानते थे। बताया जाता है कि एकलव्य एक दिन आश्रम में पहुंच जाते हैं, उसी आश्रम में जहां पर कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे होते हैं गुरु द्रोणाचार्य। और एकलव्य जाके बोलते हैं कि गुरुजी मेरी भी इच्छा है धनुष विद्या सीखने की, मैं भी बहुत बड़ा धनुषधारी बनना चाहता हूं और आपके चरणों में आना चाहता हूं, आपसे मैं शिक्षित होना चाहता हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मैं कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहा हूं, तो आप भी इनके साथ बैठ के शिक्षा ले सकते हो। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि जितने भी बच्चे सीखते जाएंगे दिल से दिमाग से, उनको मैं अच्छे से सिखाता जाऊंगा। बच्चों एकलव्य को जब ये बात बोली गुरु द्रोणाचार्य ने, तो एकलव्य कौरवों और पांडवों के साथ बैठ जाता है। लेकिन जब एकलव्य बैठता है तो बाकी कौरव और पांडव वहां से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर गुरु द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि यदि ये एकलव्य यहां पे शिक्षा लेगा तो हम गुरुजी आपसे शिक्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम ठहरे राजा। लेकिन एकलव्य जो है वो एक नीची जाति से आता है। और एकलव्य की जो जाति थी बच्चों, वो निषाद जाति थी। कौन सी जाति थी, निषाद। आपसे पूछ ले कि एकलव्य महाभारत काल के अंदर कौन सी जाति से संबंधित था, निषाद जाति से संबंधित था। कौन सी जाति से, निषाद। और निषाद जाति उस समय प्यारे बच्चों एक नीची जाति के अंदर काउंट की जाती थी। उस समय आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा एक डिफरेंस, एक मतभेद होता था, एक बहुत ज्यादा अलगाव होता था ऊंचे लोगों और जो प्यारे बच्चों नीचे लोग होते थे। ठीक है, हालांकि ऊंच नीच कुछ नहीं होती है, ये सिर्फ माइंड का काम है प्यारे बच्चों, है ना। हाँ, माइंड जैसा सोचता जाएगा वैसे वैसे चीजों को हम एक दूसरे से दूर करते जाएंगे, और जितना माइंड पॉजिटिव सोचता जाएगा वो सारे के सारे एक दूसरे के समीप आते जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा निषाद जाति से आता था, तो कौरवों और पांडवों ने एकलव्य के साथ बैठ के शिक्षा लेने से मना कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य को। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य प्यारे बच्चों कौरवों और पांडवों को शिक्षित करना ही करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो शिक्षा देने का काम है ये भीष्म पितामह ने और साथ ही साथ धृतराष्ट्र ने बोला था प्यारे बच्चों। जमीन दी थी गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के साथ
क्या हुआ था, धोखा हुआ था। उसी के एक दोस्त ने धोखा कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य के साथ, और गुरु द्रोणाचार्य अपना खोया हुआ सारा का सारा साम्राज्य वापस चाहना चाहते थे। इसलिए बच्चों गुरु द्रोणाचार्य ने अपने रणबांकुरों को तैयार करना शुरू किया था। कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का जो एक लक्ष्य बनाया था वो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने स्वार्थ के लिए भी किया था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य बच्चों बेहतरीन शिक्षा देके कौरवों और पांडवों को अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस हासिल करना चाहते थे। ठीक है, अब एकलव्य के सामने जब ये समस्या आई और गुरु द्रोणाचार्य प्यारे बच्चों असमंजस में फंस जाता है, क्योंकि एकलव्य को भी वो शिक्षा देना चाहते थे और साथ में प्यारे बच्चों को कौरवों और पांडवों की वो बातों को भी दरकिनार नहीं कर सकते थे। कौरवों और पांडवों ने जब ऐसी बात बोली तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को आश्रम से निकाल दिया था। बच्चों एकलव्य जब आश्रम से बाहर निकला तो इसके पास दो रास्ते थे, या तो रो के अपने घर चला जाए या प्यारे बच्चों और मजबूत होके अपनी मंजिल की तरफ निकल जाए। तो एकलव्य जो था वो दूसरे रास्ते पे चलता है। ये रोता नहीं है, ये अपना दुखड़ा किसी को नहीं सुनाता है, बल्कि बच्चों यहां से चुपचाप जाके और मजबूत होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और एक जंगल के अंदर जाके चुपचाप तरीके से कई वर्षों तक गहन अभ्यास करता है धनुष विद्या का, और एक दिन बहुत बड़ा धनुषधारी बन जाता है। बताया जाता है कि एकलव्य एक दिन जंगल के अंदर बैठे हुए थे। एकलव्य एक दिन जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे ध्यान मगन साधना के अंदर, भगवान के नाम ले रहे थे प्यारे बच्चों। ठीक है, पेड़ के नीचे ये ध्यान साधना में बैठे हुए थे। और बच्चों इसी रास्ते से बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के साथ इस जंगल से जा रहे थे। कौरवों व पांडवों के साथ इस जंगल से जा रहे थे। जब भी गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम से बाहर जाते थे तो अपने साथ एक कुत्ता रखते थे। क्या रखते थे? कुत्ता रखते थे। ठीक है, तो बच्चों गुरु द्रोणाचार्य कौरवों, पांडवों और अपने कुत्ते के साथ इस रास्ते से जा रहे थे, जो ये रास्ता गुजरता था इस जंगल से। बच्चों गुरु द्रोणाचार्य के आगे आगे चल रहा था ये कुत्ता, और कुत्ता जब आगे आगे चल रहा था तो कुत्ते ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति एक अलग ही मुद्रा में बैठा हुआ है। तो कुत्ते ने ये देखकर बच्चों उस व्यक्ति की तरफ भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, कुत्ते का काम क्या है? भौंकना है। ठीक है, तो कुत्ते ने जब तेज तेज से भौंका तो बच्चों एकलव्य का जो ध्यान है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। एकलव्य अपनी आंख भी नहीं खोलता और बिना आंख खोले क्या करता है बच्चों? अपना धनुष उठाता है और धनुष के ऊपर प्यारे बच्चों बाण चढ़ाता है, और ये बाण जो है वो कुत्ते की तरफ छोड़ देता है। और कुत्ते की तरफ छोड़ा गया ये बाण कुत्ते के प्राण नहीं लेता, बल्कि कुत्ते के मुंह के आर पार निकल जाता है। बच्चों कुत्ते के मुंह के आर पार निकलने का क्या सिस्टम हुआ? सिस्टम ये हुआ कि वो कुत्ते की जान नहीं लेना चाहता था, बल्कि वो तो अपना जो काम है वो निकालना चाहता था। और एकलव्य ने ये धनुष और बाण छोड़कर बच्चों किसकी तरफ? कुत्ते की तरफ, कुत्ते की जान न लेकर अपना मतलब क्या कर लिया था? उसने सिद्ध कर लिया था। ये सारा का सारा वाक्य कौन देख रहे थे? गुरु द्रोणाचार्य और कौरव पांडव देख रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन सोचते हैं कि इतना खतरनाक धनुषधारी धरती के ऊपर कौन पैदा हो गया? ऐसी शिक्षा तो मैंने अर्जुन को भी नहीं दी, ऐसी शिक्षा तो मैंने अर्जुन को भी नहीं दी। इस भाई साहब ने तो किसी प्राणी का वध न करके, किसी प्राणी की जान न लेके, बल्कि इसका मुंह ही क्या कर दिया है? चुप कर दिया है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा धनुषधारी है धरती के ऊपर। मन ही मन समझ चुके थे कि वो अर्जुन से क्या है? बड़े धनुषधारी हैं। और गुरु द्रोणाचार्य जाके इस व्यक्ति के पास परिचय लेते हैं कि भाई साहब आपकी विद्या ने मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, आप अपना परिचय दीजिएगा। तो एकलव्य प्यारे बच्चों गुरु जी के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं गुरु जी ये जो विद्या है ये मैंने खुद नहीं पाई है, ये विद्या जो पाई है मैंने आपके आशीर्वाद से पाई है। आपने मेरे को शिष्य माना हो या ना माना हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने आपको मन ही मन गुरु हमेशा माना है। और यकीन कीजिएगा कि जब भी मैंने आपका नाम लेकर मेरे धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया है वो बाण कभी भी खाली नहीं आया, उसने अपने लक्ष्य को हमेशा भेदा ही भेदा है। बच्चों जब इस प्रकार की बातें बोली गई गुरु द्रोणाचार्य को, तो गुरु द्रोणाचार्य एक बात लपक जाते हैं। जब एकलव्य ने बोला कि मन ही मन मैंने आपको गुरु माना, तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि यदि आपने मेरे को गुरु माना है तो आपको मेरे को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। और गुरु दक्षिणा के रूप में प्यारे बच्चों गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया जाता है। दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा गया क्योंकि दाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करके ही अपने सही लक्ष्य को उस समय के धनुषधारी भेद पाते थे। बिना दाएं हाथ के अंगूठे के अच्छे तरीके से निशाना नहीं साधा जा सकता था। तो बच्चों गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य से अपने दाएं हाथ का अंगूठा मांगा तो अंगूठा काट दिया था बच्चों किसने? एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का। और ये अंगूठा जहां गिरा था वहीं बना हुआ है मंदिर, कौन सा? एकलव्य मंदिर। कौन सा मंदिर?
है, एकलव्य मंदिर, ध्यान रखेंगे एकलव्य मंदिर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अब देखिएगा सीधी सी बात है कि एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन का कद क्या करना था, बड़ा करना था, अर्जुन का कद बड़ा करना था। एकलव्य प्यारे बच्चों अर्जुन से बड़ा धनुषधारी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये गुरु द्रोणाचार्य समझ चुके थे, ठीक है बच्चों। बताया जाता है कि जब ये कहानी खांडसा गांव के लोगों ने सुनी कि आपके गांव की धरती के ऊपर ही एकलव्य का अंगूठा गिरा था, तो इन गांव के लोगों ने एक मंदिर बनवा दिया एकलव्य के नाम पे, इसे कहा जाता है एकलव्य मंदिर। जल्दी से बताओ, अब तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए जिंदगी के अंदर, ठीक है, पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब तो नहीं करोगे गलत, ठीक है, यकीन है मेरे को कि अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बुढ़ापे तक, ठीक है। बुढ़ापे तक तो क्या पेपर दोगे आप लोग, लेकिन आपके बच्चे तो पेपर देंगे, उनको सुनाते रहना कहानी कि इस प्रकार से एकलव्य का मंदिर खांडसा गांव के अंदर बनाया गया। तो बच्चों ये 3 मंदिर आपको ध्यान रखने हैं गुरुग्राम के अंदर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। फिर मंदिर के बाद हम बात करेंगे मेलों की, ठीक है। मंदिर के बाद हम बात करेंगे मेलों की। मेला क्या होता है, जहां भीड़ लगती है उसी को मेला बोलते हैं। सबसे पहला मेला है प्यारे बच्चों माता शीतला मेला या शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला, ठीक है। शीतला माता का जो मेला है ये आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम में ही लगेगा, गुरुग्राम में। बच्चों कौन से महीने के अंदर ये लगता है, चैत व साढ़ महीने के अंदर। तो ये देसी 2 महीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, चैत व साढ़ महीने में। साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन से रोगी यहां पर सबसे ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं, चेचक रोगी सबसे ज्यादा संख्या में अपने इलाज हेतु यहां पहुंचते हैं। तो चेचक रोग की देवी कौन होगी, ध्यान रखेंगे माता शीतला होगी, है ना, क्योंकि माता शीतला ने बच्चों अपने बच्चों का चेचक खुद ही ठीक कर लिया था जब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला था कि मेरे पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए कि मैं इनको लेके जाऊं किसी वैद्य और हकीम के पास। तो शीतला माता को जब प्यारे बच्चों ये जवाब मिला था तो शीतला माता ने बोल दिया था कि मैं खुद ही अपने बच्चों का चेचक ठीक कर लूंगी, मेरे को किसी वैद्य हकीम की जरूरत भी नहीं है। और उन्होंने बताया जाता है कि नीम के पत्तियों के पानी से बच्चों अपने बच्चों का चेचक ठीक किया था, इसीलिए चेचक रोग के रोगी बोलते हैं कि जब माता ने अपने बच्चों का चेचक ठीक कर लिया था तो हम भी तो माता के ही बच्चे हैं, ठीक है, हम भी तो माता के ही बच्चे हैं। देखिएगा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कौन था, वो अर्जुन ही रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, अर्जुन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एकलव्य ने अपनी प्रतिभा किसी को दिखाई थोड़ी थी, ठीक है, वो तो उसकी स्टार्टिंग स्टेज थी बच्चों। वो तो हम जब कहानियां सुनते हैं तब हम मानते हैं कि सबसे बड़ा धनुषधारी एकलव्य हो जाता, लेकिन बच्चों पहले ही उसका जो हुनर था उसको क्या है, दबा दिया जाता है, ध्यान रखेंगे ना, है ना। तो सबसे जो श्रेष्ठ धनुर्धारी हुआ है वो कौन हुआ है, सीधी सी बात है बच्चों कि अर्जुन हुआ है, क्योंकि अर्जुन ने ही द्रोणाचार्य को अपना खोया हुआ साम्राज्य लौटाने का काम किया था। अर्जुन ने ही प्यारे बच्चों अपने बाणों की बदौलत, ठीक है, अपने बाणों की बदौलत द्रोणाचार्य के दुश्मन को ध्वस्त करने का काम किया था, ठीक है। अनिकेत कर्ण भी है, ठीक है, कर्ण भी है, लेकिन कर्ण को हम नहीं बोलेंगे, कर्ण को हम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे ना, अर्जुन को हम बोलेंगे, क्योंकि कर्ण को भी उस समय नीची जाति के अंदर ही काउंट किया जाता था, ठीक है। हालांकि वो माता कुंती का पुत्र जरूर था, लेकिन माता कुंती ने जब उसको नदी के अंदर बहा दिया था तो वो किसी एक गरीब परिवार के हाथ लगता है ना, एक गरीब परिवार के क्या लगता है, हाथ लगता है। चलेगा, शीतला माता के बाद हम बात करेंगे
बुद्धो माता का मेला। और बुद्धो माता का जो मेला लगता है बच्चों वो मुबारिकपुर गांव में लगता है। मुबारिकपुर गांव, जिनके मैं गांव लिखवा के चलूं गांव के साथ याद करेंगे। नेक्स्ट जो मेला है वो आपको ध्यान रखना है बूढ़ी तीज का मेला। बूढ़ी तीज का मेला, ठीक है, आलदुर्का गांव के अंदर, आलदुर्का गांव के अंदर बूढ़ी तीज का मेला लगता है। नेक्स्ट है बच्चों भगत पूर्णमल का मेला। भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है? ये पेपर में आपसे पूछा गया था, पेपर में आपसे पूछा गया था, तो आपको बोलना है कासन गांव के अंदर। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का प्रसिद्ध आलदुर्का गांव कौन से जिले का गांव है? तो आंसर होना चाहिए गुरुग्राम जिले का। क्यों इसे हम प्रसिद्ध बोलेंगे? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। कौन सा? बूढ़ी तीज का मेला। पेपर में आपसे पूछा गया है ऐतिहासिक कासन गांव हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? गुरुग्राम के अंतर्गत। तो जिस जिले के अंतर्गत मैं कोई भी गांव लिखवाता हूं, कोई भी शहर लिखवाता हूं, कोई भी तहसील, कोई भी उप तहसील, कोई भी खंड, कोई भी ब्लॉक, ठीक है, या कोई भी मैं नाम लिखवाता हूं, तो प्यारे बच्चों उस नाम को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव मुबारिकपुर कौन से जिले के अंतर्गत आता है? आपको बोलना है गुरुग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। भगत पूर्णमल के बाद आपको ध्यान रखना है महादेव का मेला। महादेव का मेला, और महादेव का जो मेला है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है इच्छापुरी गांव के अंदर। महादेव का जो मेला है वो कहाँ लगता है? इच्छापुरी गांव के अंदर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। महादेव कौन है? देवों के देव है, भगवान शिव है, और भगवान शिव की खुद की इच्छा होती है कि वो क्या करें और वो क्या ना करें। तो शिव और इच्छा दोनों साथ रखेंगे। महादेव का मेला इच्छापुरी के अंदर चलेगा। एक मेला और बताता हूं आपको, सात चोखा खोरी का मेला। सात चोखा खोरी का मेला, ठीक है। ये बच्चों खोरी नामक गांव के अंदर लगता है। ये खोरी जो गांव है ये आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम का गांव है। कई किताबों के अंदर रेवाड़ी दिया जाएगा, रेवाड़ी गलत आंसर होगा। गुरुग्राम के खोरी गांव के अंदर लगता है सात चोखा खोरी का मेला, और ये बच्चों मुस्लिम समुदाय के लिए लगने वाला हरियाणा का प्रसिद्ध मेला है। तो मुसलमानों के जितने भी मेले अपने हरियाणा में लगते हैं सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? यही है बच्चों सबसे प्रसिद्ध मेला, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। फिर मेलों के बाद हम बात करेंगे यहां पर मेलों के बाद हम यहां बात करेंगे बच्चों किसकी? मस्जिद की। कौन कौन सी मस्जिद है? मस्जिद भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मस्जिद में सबसे इंपोर्टेंट है गुरुग्राम के अंदर सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद, या सराय अलीवर्दी की मस्जिद। बच्चों सराय अलीवर्दी गुरुग्राम का गांव है, ध्यान रखेंगे। सराय अलीवर्दी गांव का नाम है, और यहां पर सराय अलीवर्दी जो गांव का नाम है, यहां पर अलीवर्दी खां जो एक मुस्लिम व्यक्ति हुए, ठीक है, हाँ, वो आए थे, यहाँ पे ठहरे थे। इस गांव का नाम ही उनके नाम पे सराय अलीवर्दी हो जाता है, यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट जो मस्जिद है वो है चोमा मस्जिद। चोमा मस्जिद ये भी कहां पर है बच्चों? गुरुग्राम के अंदर ही है चोमा मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर एक म्यूजियम भी है, संग्रहालय भी है।
आपसे पूछेगा कि गुरुग्राम के अंदर कौन सा म्यूजियम है, तो आपको बोलना है उरुस्वती म्यूजियम है, उरुस्वती संग्रहालय है। हरियाणा महिला पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि उरुस्वती संग्रहालय कहाँ है, तो आंसर होगा गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, संग्रहालय के बाद बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ झीलों की, लेक्स की। ठीक है, मैं झील आपको झीलों के अंदर ही पढ़ा के चल रहा हूँ। जैसे करनाल के अंदर मैंने आपको करण झील पढ़ाया, चक्रवर्ती झील पढ़ाया, है ना। तो यहाँ पर जो झील है वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो दमदमा झील है, दमदमा झील बच्चों ये दमदमा नामक गांव के अंदर है, और दमदमा नामक गांव सोहना के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो दमदमा झील है बच्चों, ये प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हरियाणा। ठीक है, प्राकृतिक झील है। कितनी बड़ी है बच्चों, तो आपसे पूछ ले तो आपको बोलना है कि ये 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। जिसके नाम में ही दम है तो काम में भी दम होगा, और दम वाली झील हरियाणा की सबसे बड़ी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दमदमा झील के बाद आपको ध्यान रखनी है सेकंड जो झील है वो है खलीलपुर। नेक्स्ट जो है बच्चों वो बसई इलाके के अंदर, बसई इलाका है गुरुग्राम का, और ये जो झील है ये वेटलैंड लेक है बच्चों। वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। ठीक है, तो मैं आपको झीलों के टाइप भी बता के चलूंगा। तो बसई गांव के अंदर जो झील है वो किस टाइप की है, वेटलैंड लेक है, आर्द्र भूमि झील है। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। ठीक है, सुल्तानपुर जो झील है ये सुल्तानपुर नामक गांव के अंदर है, और सुल्तानपुर नामक गांव फर्रुख नगर का गांव है। फर्रुख नगर तहसील बच्चों गुरुग्राम जिले की तहसील है। सुल्तानपुर जो झील है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या के लिए। सबसे ज्यादा पर्यटक अपने हरियाणा की कौन सी झील के ऊपर देखने को मिलते हैं हमें, इसी झील पर। क्यों आते हैं यहां सबसे ज्यादा पर्यटक, क्योंकि इस झील के ऊपर आते हैं विदेशी पक्षी। विदेशी पक्षियों को हम क्या बोलेंगे, प्रवासी पक्षी बोलेंगे। प्रवासी पक्षियों हेतु बच्चों ये प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी आपसे पूछ ले कि कौन से मौसम में यहां आते हैं, तो यहां आते हैं वो सर्दियों में। कहीं आप आज पहुंच जाओ देखने के लिए, ठीक है, गर्मियों में नहीं आपको नजर आएंगे, सर्दियों में नजर आएंगे। कौन सा पक्षी प्यारे बच्चों यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पक्षी हो जाता है फिर सर्दियों में, साइबेरियन सार्स। साइबेरियन सार्स, ठीक है, साइबेरियन सार्स प्यारे बच्चों सर्दियों के मौसम में अक्सर इसी झील के ऊपर लंबे समय तक देखा जाता है। हालांकि साइबेरियन सार्स बिंडावास झील के अंदर भी कुछ समय बिताता है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा समय साइबेरियन सार्स जिस जगह के ऊपर बिताता है वो ये हमारी सुल्तानपुर झील है, जो फर्रुख नगर तहसील के अंतर्गत गुरुग्राम जिले में आती है। अब साइबेरियन सार्स जो आता है साइबेरिया से, साइबेरिया प्यारे बच्चों रूस देश का वो क्षेत्र है जो एशिया महाद्वीप में आता है, और अपने एशिया कॉन्टिनेंट का जो सबसे ठंडा स्थान है वो भी साइबेरिया के अंदर ही है, बर्खोयांस्क। क्या है, बर्खोयांस्क। ठीक है, अब देखिएगा जब वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां से पक्षी निकलना शुरू हो जाते हैं, और उन पक्षियों में साइबेरियन सार्स भी एक है। साइबेरियन सार्स बच्चों इसी सुल्तानपुर झील के ऊपर सबसे ज्यादा समय क्यों बिताता है, क्योंकि सुल्तानपुर झील के आसपास की जो जमीन है, चाहे मैं चंदू गांव की बात करूं, चाहे मैं साडराना गांव की बात करूं, तो चंदू हुआ, साडराना हुआ, सुल्तानपुर हुआ, इन गांवों की जमीन के ऊपर, ठीक है, ये फर्रुख नगर के आसपास का इलाका है,
इन गांवों की जमीन की मिट्टी के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर पहले बहुत बड़ी मात्रा में नमक उत्पादन भी किया। तो फर्रुख नगर जो है प्यारे बच्चों, वो अंग्रेजों के समय साल्ट वर्क डिपो होता था, नमक का एक बहुत बड़ा डिपो होता था। आसपास के क्षेत्र में नमक अपने हरियाणा के फर्रुख नगर से ही पहुंचाया जाता था। तो फर्रुख नगर की तहसील के अंतर्गत आने वाले इन गांवों की मिट्टी के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये जो पक्षी हैं ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए यहाँ की मिट्टी को खाना पसंद करते हैं। जब प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि ये सार्स वहां पर मिट्टी के अंदर चोंच मारेंगे तो आपको लगेगा कि वो मिट्टी खा रहे हैं। वो मिट्टी नहीं खा रहे, बल्कि मिट्टी से वो साल्ट उठा रहे हैं, क्योंकि साल्ट जो है, नमक जो है प्यारे बच्चों, वो इन पक्षियों के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने के लिए लंबे समय तक यहाँ रुकते हैं। समझ में आई होगी बात? ठीक है, समझ में आई होगी आपके बात? तो प्यारे बच्चों आज हम इतना करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके अपने यही इसी फेवरेट प्लेटफॉर्म करियर विल ऐप पर। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।